spread of revolt of 1857. We have finished with the topic with the spread of revolt of 1857. Today we will see the causes. First we will see the causes, then we will see the impact, and then finally we will see the outcome. Okay, क्या रहा तीन causes, impact and outcome. But we will also see कि अभी हमने स्प्रेड दिखाया था, तो मोस्टली स्प्रेड में वो सारे चीजें थे जो जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, बट कुछ ऐसे भी लोग थे जो अंग्रेजों के पक्ष में लड़े थे. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास बंगाल का इंटेलिजेंशिया मतलब जो बुद्धिजीवी वर्ग मतलब जो स्कूल कॉलेज मॉडर्न कॉलेजेस में पढ़ चुके थे. दे वर इन सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश, दे वर अगेंस्ट 1847 रिवोल्ट. उन्हें ये डर था कि अगर ये रिवोल्ट सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया वापस मिडिवल एज में चला जाएगा. जमींदार, अभी हमने आपको रैयतवाड़ी महलवाड़ी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट पढ़ाया. जमींदार किसके बलबूते खड़े हुए थे? ब्रिटिश के बलबूते खड़े हुए थे. तो जमींदार वर अगेंस्ट द म्यूटिनियर्स. ओके, दे सपोर्टेड ब्रिटिश. Then there are many princely states like Gwalior, Sindhia. Then आपके गायकवाड़, बड़ौदा. Okay, निजाम. Okay, so there are many princely states. आपके कश्मीर के जो princely किंग थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश के. तो ब्रिटिश को कई एरिया से सपोर्ट भी मिला. और आफ्टर दैट जब इट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट टॉपिक, और वी विल स्टार्ट विद द कॉजेस. ओके, कॉजेस, क्या कॉजेस थे? कॉजेस में काफी सारे, ध्यान रखिएगा ये सिर्फ मेंस कॉजेस, मेंस में लोग आते हैं कि मेंस में आएगा, प्रीलिम्स में इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं कॉजेस में. विल सी वन बाय वन कि प्रीलिम्स में क्या क्या फैक्ट्स हैं. ओके, तो लिखिए क्लास नेक्स्ट पैराग्राफ. देखिए, there are some section in India during 1857. There are some section in India during 1857 who supported the British, in the 1857 revolt. Supported the British in the 1857 revolt. The intelligentsia of Bengal, who were introduced with the modern education, were introduced with the modern education, were in support of British, who were introduced with the modern education, were in support of British. Zamindar section supported British. Zamindar section supported British. Because their existence was because of British rule only. उनकी जो एग्जिस्टेंस थी वो ब्रिटिश रूल की वजह से ही थी. was because of British rule only. Some middle class Indians who were in the service of
सर्विस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, लाइक सर सैयद अहमद खान, लाइक सर सैयद अहमद खान। रिवोल्ट के समय सैयद अहमद खान किस जगह पोस्टेड थे? बिजनौर में सदर अमीन के रूप में। सैयद अहमद खान वर इन सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश, वर इन सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश। Many native rulers and their ministers, many native rulers and their ministers stand in full support, stand in full support for British, like the royal dynasty of Gwalior, Sindhia, the royal dynasty of Gwalior, Sindhia, the royal dynasty of सिंधिया की स्पेलिंग देख लीजिएगा। ओके, रॉयल डायनेस्टी ऑफ ग्वालियर, सिंधिया, एंड हिज मिनिस्टर सर दिनकर राय, एंड हिज मिनिस्टर सर दिनकर राय। सर की उपाधि ब्रिटिश ने दी थी, सर दिनकर राय। सर दिनकर राय एंड हिज मिनिस्टर सर दिनकर राय। द निजाम and his minister sir Salar Jung, Nizam and his minister sir Salar Jung। होलकर, होलकर कहां के रूलर थे? इंदौर। वेरी गुड। होलकर, जिन्हें नहीं मालूम है ब्रैकेट में लिख लो इंदौर। गुलाब सिंह ऑफ कश्मीर, गुलाब सिंह ऑफ कश्मीर। बेगम ऑफ भोपाल, बेगम ऑफ भोपाल। राजा ऑफ जोधपुर, राजा ऑफ जोधपुर। भोपाल, राजा ऑफ जोधपुर। सर जंग बहादुर, सर जंग बहादुर। ब्रैकेट में लिख लो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। एंड अदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल एंड अदर राजपूताना rulers stand in full support with the British, stood in full support with the British, stood in full support with the British, stood in full support with the British। फुल स्टॉप। क्लियर है गाइस? तो इतने लोग ने ब्रिटिश का 1857 में, ओके, मतलब कहीं ना कहीं ये आप मेंस में नोट कर सकते हो कि in revolt of 1857, in revolt of 18, native rulers act as a speed breaker in revolt of 1857। अगर नेटिव रूलर ने साथ दे दिया होता तो 1857 में ब्रिटिश की हार निश्चित थी, 100% हार थी। पर वो एक मतलब कंजक्चर है जिसके बारे में कोई श्योर नहीं है कि अगर ब्रिटिश हार जाते तो क्या होता। तो आज का ये भारत बनता या नहीं बनता, ये डिबेटेबल है। डेफिनेटली इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं ये जो यूनिफाइड इंडिया है, इट इज अ यूनिफाइड, मतलब पाकिस्तान को अगर किनारे कर दें
यूनिफाइड इंडिया है तो इट इज बिकॉज ऑफ ब्रिटिश ओनली, क्योंकि भारत में तो इतनी सारी रियासतें थी। ब्रिटिश के ये पढ़ाएंगे, ये जो टॉपिक है ये करेंगे जब हम आपको नेशनल मूवमेंट पढ़ाएंगे, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ाएंगे। फ्रीडम स्ट्रगल का पहला टॉपिक होता है नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रवाद, नेशनल मूवमेंट, बिलोंगिंगनेस टू द कंट्री, बिलोंगिंगनेस, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद की फीलिंग बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल आई। राष्ट्रवाद की फीलिंग, जैसे अभी क्या है वो बात अलग है कि हो सकता है आप में राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट के भरी है, बट जब जैसे कभी आप हमारे बॉर्डर्स पे कुछ अगर गतिविधियां होती हैं जिसका जवाब हमारे सेना देती है, तो एकदम से देश में एकदम से फीलिंग आती है नेशनलिज्म की। ओके, तो मतलब आई हैव सीन, बिकॉज आई थिंक most of you, I'm not saying all of you, most of you people were kids during the Kargil war. ओके, कारगिल वॉर के समय आप लोग कुछ पैदा भी नहीं हुए होंगे 1990। तो कारगिल वॉर में, जब कारगिल वॉर चल रहा था तो कारगिल वॉर जब चल रहा था तो इवन देन सेना ने हाथ जोड़ के पब्लिक से विनती की थी कि प्लीज डू नॉट डोनेट ब्लड, हमारे पास ब्लड भरा पड़ा। ओके, जनता की जनता ब्लड डोनेशन कैंप में चल गई थी। ओके, क्योंकि क्या कर सकते, एक आम आदमी क्या कर सकता है। ओके, तो जनता की जनता ब्लड डोनेशन कैंप में चली गई थी। ओके, तो उस समय तो कहने का मतलब ये है कि these were the native rulers who act as speed breakers in the revolt of 1857. had they supported the mutineers, ब्रिटिश के कोई चांस नहीं था जीतने का, कोई भी चांस नहीं था जीतने का। ओके, कैनिंग ने खुद ही कहा था सिंधिया के बारे में। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, दैट इज कॉजेज ऑफ रिवोल्ट। ओके, causes of revolt of 1857, causes मेंस भी है, प्रीलिम्स भी है। ओके, दोनों का मिक्सचर है, मेंस भी है, प्रीलिम्स भी है, दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि these ग्रीस कैट्रेज, जो आप देख रहे हैं, ग्रीस कैट्रेज was not the main cause. This grease cartridge, this Enfield rifle was just the immediate cause. इसने रिवोल्ट की चिंगारी में चिंगारी दी, पर causes lay deep in the British, in the alien rules, in the foreigners rules. Okay, और जो ब्रिटिश ने यहाँ पे इंडिया में आकर के आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 में, जब ब्रिटिश ने 1773 से इंडिया में रूल करना शुरू किया, ओके, ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, ओके, उससे जो इम्पैक्ट पड़ा, इम्पैक्ट कैसे पड़ा? एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ओके, तो ये जो इम्पैक्ट पड़ा वो मेन रीजन था रिवोल्ट का। मेन रीजन ये था पॉलिटिकल। ब्रिटिश ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू करके जो राजा, जो जिनका जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो अपने अडॉप्टेड हेयर को गद्दी देना चाहते थे, वो नहीं दे रहे थे, और उसकी जगह उनका राज हड़प ले रहे थे डलहौजी के। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके मन में ये डर हुआ कि भैया हमारा कोई राज्य सुरक्षित है नहीं, अंग्रेज कभी भी चाहे अपना हमारा राज हड़प सकते हैं। ओके, देन आपके इकोनॉमिक, हमने आपको बताइए रखा था सेकंड चैप्टर में, ब्रिटिश ने भारत की पूरी इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया था। आर्टिजन्स बिल्कुल, मतलब अगर देखा, आर्टिजन्स बेगर बन चुके थे, वो उन्हें जीवन पालने के लिए लेबरर का काम करना पड़ रहा था, कि वो खेतों में बस एज अ लेबर के रूप में काम करते थे।
किसान थे वो इतने ज्यादा रेंट से परेशान थे कि उन्हें अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ गया था। तो कहीं ना कहीं कोई सा ऐसा वर्ग नहीं था, कोई सा ऐसा सेक्शन नहीं था जो अंग्रेज की खराब नीतियों से त्रस्त ना हो। समझ पा रहे हैं ना? हर कोई सेक्शन अंग्रेज के त्रस्त था। इकोनॉमिक कॉज था। सोशियो कॉज, सोशियो कॉज में अगर हम देखा जाए तो ब्रिटिश की जो सोसाइटी में एक अपनी एक ब्रिटिश कभी इंडियन सोसाइटी में इंटरमिंगल नहीं हुए। ये इकलौती ही फॉरेन रेस रही जिसने इंडिया पे 200 साल राज किया। 200 साल राज किया। 1757 मान लो, 1947, ओके 190 मान लो अगर क्लियर होगा। 200 साल राज किया जो कि भारतीयों से इंटरमिंगल नहीं हुआ। नहीं तो राइट फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर भारत में जितनी फॉरेन रेस आई उन्होंने भारतीय पैटर्न, भारतीय सोसाइटी, भारतीय कल्चर को एडॉप्ट कर लिया। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ इंडियन कल्चर गाइस। ये एक ऐसे फॉरेन रेस रही जो जब इंडिया आई तब भी फॉरेन थी और जब इंडिया गई तब भी फॉरेन थी। छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं, एंशिएंट इंडिया का एग्जांपल बताता हूं। द आपके जैसे आपने रूलर सुन रखा होगा, कनिष्क, कुषाण डायनेस्टी। कुषाण, कनिष्क किस डायनेस्टी के थे? कुषाण। कुषाण कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया, यूची ट्राइब थी, सेंट्रल एशिया यूची ट्राइब थी, फॉरेनर थे। और उनके आगे डिसेंडेंट कुषाण से देख लीजिए, बुद्धिज्म अपनाया और कुषाण के एंसेस्टर्स ने हिंदुइज्म अपनाया। हूण 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 ने अपने इंडियन कल्चर को अपनाया। देन ग्रीक, मियांडर, मिलिंद पाणो, बुद्धिज्म को अपनाया। मिलिंद पाणो ग्रीक रूलर, मिलिंद पाणो ने बुद्धिज्म को अपनाया। ओके, देन देयर वाज अ मध्य प्रदेश में एक जगह है विदिशा। मैंने आपको जिन्होंने मेरे से एंशिएंट इंडिया पढ़ी होगी, वहां पे एक इंस्क्रिप्शन है। प्री में बहुत बार पूछा गया, बेस नगर इंस्क्रिप्शन किसका था? और बेस नगर इंस्क्रिप्शन में क्या था? एंशिएंट इंडिया सर। सिलेक्शन उसी का होता है क्लास जो ओवरऑल ऑलराउंडर होता है यूपीएससी में। ध्यान रखिएगा, बेस नगर इंस्क्रिप्शन हेलियोडोरस का था, जिसने गरुण ध्वज इंस्क्रिप्शन लगाया था। कहां? विदिशा। विदिशा गूगल में सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा विदिशा। और उसने उस इंस्क्रिप्शन में, ये एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा हूं, उसने उस इंस्क्रिप्शन में लिखा था परम भागवत। परम भागवत मतलब विष्णु जी का परम भक्त, परम भागवत। तो जिससे क्या शो होता? फॉरेनर्स जो इंडिया आए वो धीरे धीरे इंडियन कल्चर को अपना रहे थे। चलिए, ये तो एंशिएंट इंडिया की बात हो गई। मिडिवल इंडिया, टर्क्स आए। टर्क्स आए तो टर्क्स ने अपनी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी, जो उनके टर्क, आगे चल के मुगल्स आए, जो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी थी वो बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो गई। वो इंडियनाइज्ड हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक इंडियंस के साथ होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करता था। अकबर ने कई ऐसी चीज शुरू की जो इंडियनाइज, जैसे झरोका दर्शन, सूरज की पूजा करना। सूरज को अकबर काफी सीक्रेट मानता था। सूरज हिंदू धर्म में ही पूजा जाता था। ओके, तो मतलब ये क्या है? ये इंडियनाइजेशन ऑफ फॉरेनर्स का हुआ। अब इसको आंसर अगर सपोज ऐसा है, सपोज आपसे इंटरव्यू, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों हुआ कि बिकॉज वो भले ही इन्वेडर्स थे पर हमारा कल्चर उनसे सुप्रीम था। हम भले ही हारे थे, इससे पहले हम अलेक्जेंडर से, कुछ लोग कहते जीते थे, कुछ लोग हारे थे, मतलब मामला बराबरी पे निपटा था, मतलब एक तरीके से। फिर ग्रीक्स आए, ग्रीक ने इन्वेजन किया, फिर कुषाण ने इन्वेजन किया, फिर हूण ने आए, फिर टर्क्स आए, मतलब देर इंडिया में ब्लो पे ब्लो पड़ते चले गए। पर वो भले ही इन्वेडर्स थे, हम हारे थे, उन्होंने हमारी जमीन भी कब्जाई, हम पे रूल भी किया, पर बाद में सबके सब इंडियनाइज्ड हो गए। अपनी अलग आइडेंटिटी कहां है? ओके, सब इंडियनाइज हो गए। मतलब हमारा कल्चर एक ऐसा कल्चर था कि हमने उन्होंने अपना कल्चर छोड़ करके इंडियन कल्चर अडॉप्ट कर लिया। और यही चीज टर्क्स और मुगल्स के लिए भी कहा जाता है।
वो इंडियनाइज हो गए सर, है मंगोलियंस वगैरह, ओके ओके, तो वो सारे के सारे इंडियनाइज्ड हो गए, बट एक ही रेस। संस्कृताइजेशन तो बाद, संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट तो बाद में कास्टिज्म का है, ओके। तो बाद में सिर्फ एक ही रेस रही है फॉरेनर की जो इंडिया में आया, रूल भी किया 200 साल, जो परपेचुअल फॉरेनर रहे, दैट इज ब्रिटिश। इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज एट दैट टाइम व्हेन ब्रिटिश कॉन्कर्ड इंडिया, या ब्रिटिश डिफीटेड द इंडियंस, ब्रिटिश कैप्चर्ड द इंडिया, द इंडियन कल्चर वाज इंपैक्टेड बाय सीवर, मतलब इल्स, कई ऐसी बीमारी थी, कई ऐसी चीजें थी जिससे इंडियन कल्चर बहुत जबरदस्त इंपैक्ट हो रहा था। और वहीं ब्रिटिश की जो सोसाइटी थी, नेटिव सोसाइटी थी, वो थोड़ी ओपन सोसाइटी थी। इससे पहले जब फॉरेनर्स ने हम पे अटैक किया तो हमारा कल्चर उनके कल्चर से सुप्रीम था। जैसे मैंने एक दो बार क्लास को आपको समझाने की कोशिश की है कि सपोज आपको सामने भगवान चॉइस दे कि बेटा तुम्हें फॉरेन में सेटल होना है, तो कहाँ सेटल होगे? ऑप्शन दे सूडान या यूएसए। हाँ, आप जब सूडान में जाएंगे ओके, पर वैसे 99.999% लोग यूएसए कहेंगे, बिकॉज इंसान वहां जाता है जहां उसका उधर का कल्चर या उसके जो उधर का एरिया वहां से ज्यादा बढ़िया बेटा। अब फॉरेन के नाम पे अफगानिस्तान या नेपाल, बल्कि पड़ोस का नेपाल भी नहीं जाओगे, नेपाल भी नहीं सेटल होने जाओगे, ओके। जैसे कोई है, मतलब होता है ना रिलेटिव्स में कि हाँ भाई उनका लड़का अमेरिका में है, हाँ भाई उनका लड़का यूरोप में है, ओके, अरे उनका लड़का तो नाइजीरिया में है, ओके। कहने का एक अलग टोन आ जाता है, नाइजीरिया नॉट ए डेवलप्ड, डेवलपिंग, इट्स ओके। तो जब कभी सुप्रीम कल्चर की बात आती है तो आप सुप्रीम कल्चर की ओर जाते हो, ओके, सोसाइटी की ओर जाते हो, उससे निम्नतर नहीं जाते हो। जब बाकी रेसेस ने अटैक किया इंडिया पे, इंडिया का कल्चर उनसे बहुत बेटर था। हम मिलिट्री हारे थे पर कल्चर हमारा उनसे सुप्रीम था। पर जब इंडिया डिफीट हुआ ब्रिटिश से, हमारा कल्चर डिकेंडेंट था। मैं खराब नहीं कह रहा हूं, डिकेंडेंट था, मतलब उसमें कई सारे खराबियां आ गई थी। कास्टिज्म, आपके डॉगमेटिज्म, ओके, हर चीज में मतलब रिलीजन को लेके आ जाना, ओके, वुमेन्स के ऊपर अति पाबंदी। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा मूवमेंट ऑफ वुमेन, ओके, मूवमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर या जो अदर पीपल थे, इन्होंने जब प्रो वुमेन मूवमेंट शुरू की थी, द पोजिशन ऑफ वुमेन वॉज वेरी बैड इन इंडिया। और वो पोजीशन ऑफ वुमेन की तो बैड थी, और उनमें से जो विडो थी ना, उनकी तो पूछो मत। बहुत सारे रीजन था, पर सर यहाँ पे मैं इस चीज को, ये तो फिर यही चलता रहेगा, डिक्लाइन का कॉस्ट था, ओके। बहुत लिटरेसी को सिर्फ कुछ सेक्शन तक ही सीमित कर देना, लिटरेसी को कुछ सेक्शन, सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण्स ही पढ़ेंगे, ब्राह्मण्स की हेजेमनी, सॉरी टू से बट फैक्ट, this is the fact, you have to adopt the fact, okay. Why only Brahmins are supreme? आज जो भी लिटरेचर पढ़ लेगा, जो भी पढ़ लेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, वो सुप्रीम माना जाएगा। यूपीएससी में ये थोड़ी ना कि हाँ ओके अच्छा ये कास्ट वाला है, इसको हम टॉप पे लाते हैं, ऐसा नहीं चलता। आप जब एक कास्ट को सिर्फ उसके हेरिडिटरी कॉज के कारण सुप्रीम मानोगे तो डिक्लाइन तय है। ब्राह्मण ऋग्वेद में किसको कहा गया? जो नॉलेज का, ऋग्वेद में जो चीज कही गई है वो बहुत सही कही गई, जो नॉलेज दे, जो नॉलेज प्रदान करे। बट ये हेरिडिटरी जो चला है ना, वहां मतलब वो मैं कह रहा हूं डिक्लाइन करनी, पर आगे चल के ये सारा चीज वुमेन्स का की पढ़ाइयां रोक देना। कहा ही जाता है ना, इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ पर्सन, बट यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ एंटायर फैमिली। वुमेन्स की पढ़ाई रोक देना, ओके। तो मतलब ये तो कुछ है, कभी कभी मौका लगेगा तो मैं आपको पूरा विस्तार से बता दूंगा ये सब सोसाइटी डिपेंडेंट क्यों हुई। वॉर पहले भी हो रही थी क्या? ऋग्वेद में क्या ये आपके 10 राजन वॉर और आपके कई ट्राइबल वॉर्स होती थी, ओके। बट
एक तरीके से जो मेन रीजन था वो लिटरेसी, जो पढ़ाई को सिर्फ, पहले क्या था, पढ़ाई, देखो क्लास, जिस सोसाइटी में वुमेन्स को जितनी ज्यादा आजादी होगी वो सोसाइटी थोड़ी ज्यादा प्रोग्रेसिव होगी। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ऋग्वेद की जो वैदिक सोसाइटी, ऋग्वेद की सोसाइटी थी, अर्ली वैदिक पीरियड, उससे ज्यादा वुमेन्स को आजादी आज भी नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है वुमेन्स को उतनी आजादी। धीरे धीरे वुमेन्स के ऊपर कर्व लगने शुरू होगा। ओके, मानिए ना मानिए, मतलब इस चीज को आपको आगे चल के, अभी नहीं मानेंगे तो जब 35-40 के होंगे तो मानेंगे कि भाई देखिए, कभी ना कभी हम सभी चाइल्डहुड से होकर के आए हैं। तो वैसे तो कहा जाता है मदर फादर का दोनों का इम्पैक्ट होता है, पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है मदर का, क्योंकि फादर तो जीविका में लगे रहते हैं ना। फादर तो फैमिली का खाना पीना रहना, छत कैसे चलेगा, उसमें लगे रहते हैं। मदर ग्रूम करती है, मदर मोस्टली ग्रूम करती है। ओके, तो जब मदर एक वेल लिटरेट या वेल कल्चर्ड या वेल नॉलेजेबल लेडी होगी तो डेफिनेटली वो सारे चीजें बच्चे में देगी। मैं फादर का रोल कम नहीं कर रहा, पर एक चीज बता रहा हूं, बीइंग अ फादर मैं खुद जानता हूं। मैं अगर अपने जाऊं घर में और बच्चों को ना पढ़ते हुए देखूं, मैं क्या करूंगा, ज्यादा दोनों की डांट लगा दूंगा और वो बेचारे डर के मारे पढ़ने भी बैठ जाएंगे। ओके, बट मैं हर दिन नहीं बैठ सकता बिकॉज आई डोंट हैव द टाइम। बस मैं सीधे ये कहता मेरे पास समय नहीं। ओके, तो बच्चे मैक्सिमम समय किसके साथ बिताते हैं? Why it is said that if you educate a man, you educate a person. If you educate a woman, you educate a family. वो पूरा फैमिली को देखते हैं। हमारे क्या क्लास, देखो वी हैव अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। हमारे क्या मानना पड़ेगा, देखो आप भी धीरे, क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, सोसाइटी समझोगे। पैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब पुरुषवादी समाज है हमारा। ओके, हम पुरुष प्रधान समाज है और पुरुषों का ही गुणगान करते रहते हैं, ऐसा मतलब नहीं है। ओके, वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में बहुत ज्यादा है और इस समाज को इस चीज का मानना पड़ेगा, समाज को इस चीज को मानना पड़ेगा। बिकॉज भाई जैसा कहा ना, हम और आप अपने चाइल्डहुड के समय में मैक्सिमम ग्रूमिंग मदर से मिली है। खुद आप क्वेश्चन करो, मैक्सिमम टाइम कौन रहता था स्कूल के बाद आने के बाद, कौन आपका देखभाल करता था? फादर तो आकर के देखभाल नहीं करते थे ना, इट्स मदर। टाइम किसके साथ ज्यादा बीतता था? दैट्स द ग्रूमिंग, वहीं से चीजें होता है। और जब आप उस समय एंशिएंट इंडिया, जब गुप्ता पीरियड के समय से वुमेन्स के ऊपर कर्व लगा दोगे, तुम पढ़ोगे नहीं, तुम पर्दा करके रहोगे, तो डेफिनेटली जब कोई बंदा एक पर्सन बाहर ही नहीं जाएगा, नॉलेज ही नहीं गेन करेगा, तो उसकी नॉलेज भी कन्फाइन हो जाएगी। ये एक सेक्शन बता रहा हूं चीज को, क्योंकि बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट मैं और भी पॉइंट बता दूंगा, बिकॉज बट कोणार्क मैं यहाँ ना वो पॉइंट्स डिस्कस नहीं करना बिकॉज फ्यूटाइल है। क्वेश्चन आपका अच्छा है बट किसी कभी और समय, ओके, कभी और समय आप ये इस क्वेश्चन को ये कर दीजिएगा जब 0 आवर चल रहा हो पार्लियामेंट की तरह से, मतलब जिस दिन ऐसा हो कि एयर रेलवे से, ऐसा कभी दिन आता नहीं है, बट हाँ ओके, तो आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारा चीज। ओके, बट मेन ये 3-4 चीजें रही हैं। ओके, कि वुमेन पढ़ाई को सिर्फ टॉप 2 क्लासेस तक ही सीमित रखना, ये बड़ा नेगेटिव रहा। अब उसके बाद देखिए, जब अंग्रेज आए, उसके बाद जब पढ़ाई को नीचे तक लाना शुरू हुआ, वहीं से कास्टिज्म का शुरू हो गया। उन्होंने कहा यार अब तक तो हमें को बिल्कुल पागल बना के रखा जाता था कि तुम इसलिए इस कास्ट में जन्म हो, नीचे कास्ट में जन्म लिया है ताकि तुमने पिछले पूर्व जन्म में तुमने कुछ पाप किए होंगे, तो इस जन्म में तुम्हारा कर्तव्य है कि ऊपर वर्ण की सेवा करो ताकि तुम्हारा अगला जन्म अच्छा जाए। बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट। अंग्रेजों ने जब सेकुलर एजुकेशन पढ़ाने शुरू की तो उनको लगा कि यार ये अब तक हमें ये क्या बताते थे। तो ध्यान रखना, मैं अभी से बता दे रहा हूं, जब मैं कास्ट मूवमेंट पढ़ाऊंगा, कास्टिज्म नहीं, कास्ट मूवमेंट पढ़ाऊंगा मॉडर्न इंडिया में, तो सर आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, ओके, बहुत पेशेंटली मेरी बात सुनिएगा और समझिएगा।
मैं किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं हूं, मतलब ये मत सोचिएगा सर एंटी ब्राह्मण हो गए। ओके, मैं किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ मॉडर्न इंडिया में कास्ट मूवमेंट क्यों हुई थी इसलिए उस पर चीज बताऊंगा। मैं किसी जाति विशेष, ये मत सोचिएगा कि सर मतलब सर तो एंटी ब्राह्मण शुरू हो गए, बस एंटी ब्राह्मण बोले जा रहे हैं। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कई बार एक दो बार ऑफिस में पहले बैच में आ गए थे। ओके, वो खास तौर से आप सबके नॉन डोभाल जी एक बार क्लास में आ गए, वो भी बहुत कह रहे थे सर आप तो मतलब ये तो आप तो बहुत कुछ अति के बोल रहे। हमने कहा मैं नहीं बोल रहा हूँ, किताबें पढ़ो, ऑथेंटिक बुक पढ़ो। अब कहोगे सर वो बुक कम्युनिस्ट ने लिखी थी, तो भैया मैं क्या बोलूं। ओके, ओके, मार्क्स वही, उस मार्क्स वही मिलेंगे, मार्क्स तभी मिलेंगे जब मैं बोलूं, मतलब जो किताबों में कहा गया है ना वो लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। लिख दो बाकी अपने हिसाब से सब। वो एक दिन बोले थे हमसे डोभाल जी कि सर इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। हमने कहा लिख दो एग्जाम में इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। ओके, मिल जाएगा तुम्हें मार्क्स, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। आप नहीं कर सकते, जो चीज है वो चीज है। मैंने कहा ना गलतियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, सबसे बड़ी चीज है, जब गलतियां हुई हैं तो गलतियों को एक्सेप्ट करो, उस चीज को रिपीट मत करो। बस चीजें हैं, गलतियां किससे नहीं होती, समाज के वर्क से गलतियां होती ही होती है। क्लियर गाइस? ओके, क्लियर है? देखिए कॉजेस, कॉजेस, the reason for this mass upsurge, the reason for this mass upsurge has to be sought in the nature of British rule. Upsurge has to be sought in the nature of British rule, which adversely affected, which adversely affected the interest of, which adversely affected the interest of almost all section of society, almost all section of society, almost all section of society, whether a person belongs to poor farming community, farming community, or whether he is a royal prince, every section was threatened, every section was threatened by by the British rule, threatened by the British rule, and threatened by the British rule, and revolt of 1857 was the culmination, was the culmination of all these grievances, culmination of all these grievances, culmination of all these grievances. देखिए क्लास, कॉजेस में लिखेंगे नंबर 1 ग्रीवियंसेस ऑफ नेटिव रूलर्स, grievances of native rulers, GRIEVANCES, GRIEVANCES, grievances of native rulers.
जो नेटिव रूलर्स थे वो सिक्योर नहीं थे। ओके, सबसे पहले आपके जो डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ओके, इससे नेटिव रूलर्स को कहीं ना कहीं थ्रेटेंड कर दिया कि ब्रिटिश किसी ना किसी रीजन को पे उनकी जो है, ब्रिटिश उनके रूल को हड़पना चाहते हैं। और जब डलहौजी ने अवध को मैल एडमिनिस्ट्रेशन पे एनेक्स किया, तो ये बात कंफर्म हो गई। भाई अवध के नवाब का तो लड़का था ब्रिजेश कादिर, उनका खुद का लड़का था, वो तो अडॉप्टेड सन नहीं था। पर ब्रिटिश ने कहा कि नवाब एडमिनिस्ट्रेशन अवध को नहीं कर पा रहा है, नवाब को बाहर निकालो, हम खुद रूल करने आ रहे हैं। तो नेटिव रूलर्स कहा भैया ये फिरंगी लोग, इनकी पूरी निगाह हमारे राज्य पे है, इनका कोई उससे कोई वास्ता नहीं है, मतलब गुड गवर्नेंस से कोई वास्ता नहीं है। समझ में क्लास लिखे क्लास? डलहौजीज एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स डलहौजीज annexation of states through annexation of states, डलहौजी annexation, मुझे मालूम है आप लोग annexation नहीं लिख पाओगे, ओके। न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, इंग्लिश सुधरेगी। ओके, annexation of states through doctrine of lapse, LAPSE, through doctrine of lapse, it was applied in Satara in 1848. It was applied in Satara in 1848. जैतपुर, जैतपुर नॉट जैतपुर, एक वो जहां नहीं जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जैतपुर यूपी में है, महोबा के पास। जैतपुर, JAIT, जैतपुर, जैतपुर ब्रैकेट में लिखो यूपी, इन 1849। संबलपुर, कल पढ़ाया था, संबलपुर कहां था? उड़ीसा। संबलपुर 1849। भगत, भगत, BAGHAT, भगत, ब्रैकेट में लिखो हिल स्टेट, हिल स्टेट साउथ ऑफ सतलज इन 1850, हिल स्टेट साउथ ऑफ सतलज 1850। उदयपुर, राजस्थान वाला नहीं है, मध्य प्रदेश में एक छोटा सा एरिया है उदयपुर, रख लो। स्टेट इन सेंट्रल प्रोविंस, स्टेट इन सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस मतलब आज का मध्य प्रदेश। उदयपुर इन 1852। झांसी इन 1853, झांसी इन 1853 and Nagpur in 1854, and Nagpur in 1854। एक क्वेश्चन पूछना है थोड़ा सा, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्रीलिम्स यूपीएससी पूछ लेगा, IAS पूछ लेगा। डॉक्टर डलहौजी ने कहां लगाया था जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कैंसिल कर दिया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने वहां लगाने से ही मना कर दिया था। एनी गेसेस? ध्यान रखिएगा, इट वाज करौली। करौली कहाँ है? राजस्थान, राजस्थान में करौली। करौली में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाने की कोशिश की थी, बट डलहौजी वाज ओवर रूल्ड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उन्होंने कहा नहीं लगा सकते। ओके, लिख लीजिए, 2 पॉइंट लिख लीजिए। द एनेक्सेशन ऑफ भगत एंड उदयपुर
द annexation of Bhagat and Udaipur, इसी में the annexation of Bhagat and Udaipur were cancelled and they were restored, were cancelled. नहीं एमपी वाला, हाँ वही उधर, उसकी उदयपुर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं. ओके, वो राजस्थान वाले. द annexation of Bhagat and Udaipur were cancelled and they were restored to their ruling houses. ये अच्छा फैक्चुअल चीज है. रूलिंग हाउसेस. when Dalhousie wanted to apply doctrine of lapse to Karoli, when Dalhousie wanted to apply doctrine of lapse to Karoli, K-A-R-A-U-L-I, Karoli राजपुताना में है, राजस्थान. when Dalhousie wanted to apply doctrine of Karoli, he was overruled by court of directors. He was overruled by court of directors. He was overruled by court of directors. लिखिए नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ, यही पॉइंट चल रहा है. Dalhousie's annexation of Awadh on the pretext of misrule in 1856, on the pretext of misrule, on the pretext of, Sir, please repeat Dalhousie's annexation of Awadh, on the pretext, P-R-E-T-E-X-T, pretext of misrule in 1856, led a serious apprehension, apprehension समझते हैं ना? यस मैम, आम भाषा में ही बता दीजिए. I'm quite apprehensive about the things. I'm quite apprehensive about the paper, the answer I wrote. Apprehensive का मतलब होता है शंकालु, शंका, negative thoughts आना. Suspicion नहीं कह सकते, पर इसे शंकालु, negative रूप में शंका करना, ये शायद कुछ गलत कर गया हूं. Apprehension, okay, apprehension. तो ध्यान रखना क्लास, इसीलिए मैं कहता हूं बेटा, मेंस लिखोगे, इवन इन आरओ में भी ऐसे तो आएगा ही आएगा. और ऐसे ऐसा नहीं आता है आपके यूके पीसीएस या यूपीएससी या यूपी पीसीएस में, राइट ऐसे ऑन काऊ, राइट ऐसे ऑन योर स्कूल. ओके, ऐसा तो ऐसे नहीं आएगा. अरे नहीं आता भैया, तभी तो मैं कह रहा हूं वहां आपको ना अपनी, मतलब अगर ऐसे ऐसे आते तो रट के चले जाओ, वही लिख दो. पर भैया वहां पे ऐसे ना आपको यूपीएससी के ऐसे अगर आप देख लोगे, सेक्शन ए के ऐसे जो फिलोसॉफिकल ऐसे आते हैं, वो तो मतलब समझ, वो तो कई बार तो मतलब हम लोगों को समझने में उसे 15-20 मिनट लग जाता है कि टॉपिक कहना क्या चाहता है ये. तो ऐसे टॉपिकों का अपनी भाषा में कहना पड़ता है. जब अपनी भाषा में कहना का है तो कम से कम भाषा तो आनी चाहिए. मैक्सिमम जो यहाँ बैठे हैं या जितने भी बैठे हैं, मैक्सिमम जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना क्लास, मैं बता दूं क्लास, 95% लोगों का भाषा पे पकड़ है ही नहीं. पर भाषा पे पकड़ के लिए आपको इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. बस थोड़ी एक तीर, मतलब एक आपके वो है कि एक तीर से दो निशाने हैं. न्यूज़पेपर आर्डेंटली रीड करना शुरू कर दीजिए. आप खुद देखोगे इंग्लिश 6 महीने में आपको खुद लगेगी कि यस, अब पहले से इंग्लिश इंप्रूव हुई है. ओके, मैं आपको एक बार अपनी कॉपी दिखा चुका हूं ना,
वो पूरी कॉपी मैंने हिंदू से बनाई है। और ऐसे मेरे पास कम एक ऐसी 500 पन्नों की किताब कॉपी है, एक ऐसी और 500 पन्नों की किताब कॉपी है। ये सब मैंने पूरे हिंदू पढ़ करके बनाई। ओके, ये गाइस तभी आपका मैं और ये जो मैंने शब्द बोला है ना, ये बहुत मीडियोकर इंग्लिश शब्द है, ये बहुत मीडियोकर इंग्लिश शब्द है। ओके, बस ये था कि जब थोड़ा बहुत इस पे क्यों ध्यान दिया था, जैसे आपका सिविल सर्विसेज का है, अब सिविल सर्विस में क्लियर कट इंग्लिश का पेपर मेंस में होता है, प्री में नहीं होता। मेरा ग्रेजुएशन के समय पहला ध्यान था हरी वर्दी पे, मतलब सीडीएस पे, और सीडीएस के लिए इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता था। तो इसलिए मैं इंग्लिश को थोड़ा सा और फोकस करके पढ़ता था। सीडीएस निकालना है, सीडीएस निकालना है, 100% सीडीएस निकालना है। ओके, तो इंग्लिश को थोड़ा सा और फोकस करके पढ़ता था। तो फिर बाद में डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको, क्योंकि जब आप लिखने पे आते हो ना, अब तो मुझे सोच रहा है एक टेस्ट ले ही लूं 1857 के रिवोल्ट का लिखने वाला, तो मैं देखूं तो आप लोग लिखना कैसे कैसे लिखते हो। ओके, और यहाँ जितने जितने बैठे सबने 1857 रिवोल्ट तो मेरे से पढ़ा ही है, अभी तो पढ़ा है और बिल्कुल फ्रेश भी है। ओके, तो अगले हफ्ते किसी दिन शीट्स दिए जाएगा नेम के साथ। ओके, लिखो, जो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप लोग लिखते हो। कुछ भी क्वेश्चन, कॉजेज, नेचर, फीचर, एनी क्वेश्चन एक देंगे और 15 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर आंसर लिखो 250 वर्ड्स में। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप पोस्ट कर सकते हो मेरे को। ओके, बिकॉज क्लास अगर आप लिखोगे नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, मेरे से अभी एक स्टूडेंट क्लास ले रही है, शयंती बसक, शी यूज्ड टू, उसने मेरे को अभी शेयर किए कुछ लेटर्स जो इंडियन एक्सप्रेस ने उसके लेटर्स पब्लिश किए। ओके, ट्राई टू शयंती, ट्राई टू शेयर द लेटर्स on the online portal also, okay, on the online batch, exclusive ISC batch, so that other people can see। क्या इससे क्या होता है ना क्लास, आप आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपके थॉट प्रोसेस इंक्रीज होता है। यूपीएससी में मेंस क्या देखता है, यूपीएससी में मेंस आपका थॉट प्रोसेस देखता है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इन योर ओपिनियन, यही तो क्वेश्चन बनते हैं। एक्सप्लेन, डिस्कस, एनालाइज, यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन क्या होते हैं, एक्सप्लेन, डिस्कस, एनालाइज, मतलब वो आपसे आपका थॉट प्रोसेस जानना चाह रहा है, और रट्टाफिकेशन नहीं पूछ रहा है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 1857 रिवोल्ट, ऐसा कहां क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड पीसेस में 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, और यूपीएससी के कभी ऐसा शॉर्ट नोट करके क्वेश्चन नहीं आता, वो थॉट प्रोसेस पूछता है। जो समझा है क्या, मेरे को शयंती ने अभी 1 हफ्ते पहले, शायद 3-4 दिन पहले ही मेरे को शेयर किए, सर मेरे कुछ पुराने हैं, और उसने ये भी बताया कि ये तो उसने 2-3 ऐसे शेयर किए, सर ऐसे मेरे कई फाइल्स हैं, मतलब शी रेगुलरली रीड द न्यूज़पेपर, शयंती शी इज टेकिंग द क्लास, ओके, रेगुलरली न्यूज़पेपर, एंड शी पुट हर व्यूज इन द न्यूज़लेटर फॉर्म। वो अपनी व्यूज एडिटर को पोस्ट करती थी, और उसके व्यूज इतने अच्छे हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने 2 बार, उसने जो मेरे को 2 शेयर की, 2 बार इंडियन एक्सप्रेस ने उसके व्यूज पब्लिश किए। लेटर फ्रॉम, आपने देखा ना, लेटर फ्रॉम रीडर्स, ओके, हिंदू में भी आता है और इंडियन एक्सप्रेस में आता है, तो लेटर फ्रॉम रीडर्स में शयंती के 2 व्यूज पर, और बहुत एक उसने पब्लिश किया था रिगार्डिंग द डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न। तो क्या ये थॉट प्रोसेस है क्लास में, ऐसे में क्या चाहिए होता है, थॉट प्रोसेस, सोचना। जो मैं बोल रहा हूं, मैंने, आप सोच रहे हो सर एक शब्द पे पता नहीं क्या लेक्चर दे देते हैं एप्रीहेंशन पे, ओके, पर सोचना मैं जो बोल रहा हूं, क्योंकि जो मेंस का प्रोसेस है ना, वो बगैर कलम घिसे नहीं होगा। प्रीलिम्स ही बस बबल 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 में हो जाता है, अगर लिखोगे नहीं तो बबल 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 के ही उड़ जाएगा। मेंस में कलम घिसनी पड़ती है, और इतना लिखना पड़ता है, जिन्होंने मेंस लिखा हो अब पूछ लेना संदीप जी से, एक पेन की फुल रिफिल 1.5 दिन चलती है, एक पेन की रिफिल 1.5 दिन चलती, इतना, ये जो एरिया है ना, ये आपके स्वेल हो जाता है, इतना लिखना पड़ता है। तभी तो हम लोग कहते हैं आप लोग, आपकी राइटिंग बहुत स्लो है। ओके, और ये बेटा बता दूं, यहाँ पे जितने हैं, क्योंकि बहुत कम का ही 2024 का है, ओके, इक्का दुक्का है जो 2024 के हैं, बाकी सब मतलब आगे के हैं।
तो ये अभी से फाउंडेशन बनाओ। अगर सोच रहे हो प्री निकल जाएगा तो हम देखेंगे ना, फिर तो वो प्री वाला कभी आने, अभी से फाउंडेशन बनाओगे तो होगा। कोशिश करो जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हो गए, जो पुराने स्टूडेंट्स हो गए, एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 क्वेश्चन तो लिखो, 3-4 क्वेश्चन के आंसर्स लिखो, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन के आंसर लिखो। एक अभी स्टूडेंट थी जब अगस्त में आई थी, स्नेहा एंड साक्षी, उसमें साक्षी ने मेरे को शायद 1 या 1.5 महीने बाद ही एक क्वेश्चन का आंसर दिखाया था। तो एक पहली बार आंसर लिखा था लड़की ने, तो बच्चे ने तो फिर उतना मतलब बेटर नहीं था, बट हाँ एटलीस्ट शी ट्राइड। क्योंकि अभी लिखोगे, अभी से लिखना शुरू करोगे ना तो क्लास, तो फायदे में रहोगे। बिकॉज ओवरऑल यहाँ किसके लिए आए हो? यूपीएससी के लिए तो आए हो या पीसीएस के लिए आए हो? दोनों में ही मेंस में लिखना पड़ता है सर। अभी आपको दिमाग में क्या है, एक बार प्री निकल जा रहे हो तो हे प्रभु एक बार प्री निकाल दे बस, फिर तो मैं एसडीएम बन के ही छोड़ूंगा। ओके, पर सर वो जो मेंस है ना, वो मतलब उसमें बहुत ज्यादा काबिलियत चाहिए। अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कैसे करोगे? वर्ड को एक्सप्रेस तभी कर पाओगे जब शब्द आते होंगे। इज, वॉज, इट ही नहीं शब्द होते हैं, शब्दावली ये भी होती है। ओके, सोचिएगा, पढ़िएगा। और शब्द कहां से सीखोगे? न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर से। अब मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि इंग्लिश मूवी देखिए, टाइम वेस्टिंग। ओके, नहीं तो जो आप, अगर आप शुरुआत से बचपन से इंग्लिश मूवी देख रहे हो तो वो भी आपके वोकैबुलरी में इनहेंस करती है। बट दिस इज नॉट अ टाइम, यू गो फॉर द न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, आर्डेंटली, आर्डेंटली, एविडली, synonyms, ardent and avid synonyms। ओके, इंग्लिश इस तरीके से होनी चाहिए, यही तभी आप मेंस लिख पाओगे, तभी आप एक अच्छा एस्से लिख पाओगे। मैं कई बार आपको बातों बातों में कहता हूं, मेंस उनके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होता जिन्हें शब्दों का खेल करना आता हो। उन्हें बस क्या करना आता है? सिर्फ नॉलेज गेन करनी है। उन्हें बस रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ाना है, बाकी शब्दों की कारीगरी तो वो खुद ही जान लेंगे। आम स्टूडेंट के क्या होता है, हमें नॉलेज है, पर जब हम बैठेंगे तो प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। यार पता तो है, पर इसको लिखें कैसे, किस तरीके से लिखें तो एग्जामिनर बिल्कुल इंप्रेस हो जाए, बस वहीं पे हम मात खाते हैं। और ये चीज क्लास ध्यान रखना, ये रातों रात नहीं होता है, ये प्रैक्टिस से आता है। इसलिए मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूं कि हर दिन लिखो, कायदे से आपको हर दिन लिखना चाहिए एक आंसर, पर हफ्ते में अगर 3 भी लिखोगे ना तो एटलीस्ट रिदम रिदम आ जाएगा। पूरे 7 दिन में 3 ही आंसर लिखने तो कह रहा हूं। मुझे पक्का मालूम है, मैं अगर अगले हफ्ते एक शीट दूंगा ना, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स, साल भर में 1-2 बार मैं ऐसा ट्राई करता हूँ एक्सपेरिमेंट, कुछ स्टूडेंट मेरे को ब्लैंक पेपर वापस करते हैं, ब्लैंक पेपर, एंड दे आर सो स्मार्ट कि नाम भी नहीं लिखते, ब्लैंक पेपर, बिकॉज उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करना आता ही नहीं। So you are not audible. The native rulers became, मैं क्या लाइन से बोला था, about the British design, about the British design, they lost the faith, they lost the faith and they tried to restore the old order, and they tried to restore the old order, tried to restore the old order। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अंग्रेजों ने एक और गलती की, मतलब ये कहो ओवर कॉन्फिडेंस था अंग्रेजों का। कैनिंग जब रूल कर रहे थे, कैनिंग ने साफ कह दिया कि सॉरी, कैनिंग के समय में साफ हो गया
उन्होंने कहा बहादुर शाह आखिरी मुगल रूलर हैं, इसके बाद जो उनके जो वंशज रहेंगे वो कोई टाइटल नहीं लगा सकते, मुगल एम्परर एम्परर का नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ प्रिंस होंगे। तो इससे क्या हुआ, जो इंडियंस का जो एक इमोशनल अटैचमेंट था कि हाँ भाई मुगल्स थे, कुछ लोग नहीं एग्री करेंगे बट हाँ एक हो जाता है, इमोशनल अटैचमेंट था कि वो लगा कि इन्होंने सारे टाइटल से खत्म कर दी। ओके, नाना साहब जो धोंदू पंत, ओके, उनकी पेंशन खत्म कर दी। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने नेटिव रूलर्स के साथ जो उनको पुरानी जो जितने टाइटल्स पेंशन्स मिलते थे वो सब बंद कर दिए। तो क्या हुआ, नेटिव रूलर्स जो डिस्पोज थे वो कहीं ना कहीं म्यूटिनियर्स के साथ हो गए। ओके, लिख लीजिए पॉइंट नंबर 2, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एंड सस्पेंशन ऑफ पेंशंस। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एंड सस्पेंशन ऑफ पेंशंस and suspension of pension. Point number 2, abolition of title and suspension of pension and suspension of pensions. Dalhousie abolished titles of Nawab of Carnatic. Dalhousie abolished Dalhousie abolished titles of Nawab of Carnatic. नवाब ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक की स्पेलिंग देख लेना, हाँ वेरी गुड, कर्नाटक सी से है, कर्नाटक। एंड राजा ऑफ तंजौर, एंड राजा ऑफ तंजौर, TNJORE, ये सब प्रीलिम्स में आएगा, है मेंस के आंसर पर प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं। राजा ऑफ तंजौर एंड रिफ्यूज टू ग्रांट पेंशन टू adopted son of last Peshwa, refused to grant pension to adopted son of last Peshwa, नाना साहेब। नाना साहेब, इसका ओरिजिनल नाम क्या था, धोंदू पंत। ओके, adopted son of last Peshwa, नाना साहेब। when last Peshwa died in 1851, when last Peshwa died in 1851, when last Peshwa died in 1851, next point, no sorry कंटिन्यू करेंगे। he also announced in 1849 that successor of Bahadur Shah II, he also announced in 1849 that successor of Bahadur Shah II would have to leave the Red Fort, देखते हैं कितना पुराना याद है, सन्नी जी। ओके, अरे कोई बात नहीं। ओके, दिल्ली को ब्रिटिश ने किस साल कैप्चर किया था, नहीं याद, पीछे तरुशी, 1804। यस प्रिया, ये तो सचिन तेंदुलकर बोल्ड हो गया भाई। ओके हाँ भाई, राहुल द्रविड़, है नहीं, किस अधिकारी ने कैप्चर किया था, लिखवाया था, लॉर्ड लेक। हाँ 1803, 1803 में सर, वह एक होता है। ओके ओके, 1803 लॉर्ड लेक ने कैप्चर किया था। ओके, लिखे बहादुर शाह टू वुड हैव टू लीव द रेड फोर्ट, इसलिए कहता हूं बच्चा रिवीजन करते रहो नहीं तो भूल जाओगे। ओके, कैनिंग लेटर अनाउंस इन 1856, कैनिंग, डलहौजी के बाद कैनिंग आए थे। कैनिंग लेटर अनाउंस इन 1856 that successor of Bahadur Shah were to be known only as prince, that successor of Bahadur Shah were to be known only as prince and not as kings,
भाई डेफिनेटली इससे रोष हुआ। मतलब हु आर यू, तुम 6000 किलोमीटर दूर से आए फिरंगी, यहां पे कुछ लड़ाइयां लड़ी, और फिर तुम हमारे एरिया पे रूल चल रहे हो कि अब तुम्हारा ये रेड फोर्ट नहीं है, तुम्हें रेड फोर्ट खाली करना पड़ेगा, और तुम्हारे जो लड़के हैं अब वो राजा नहीं कहलाए जाएंगे, अब वो सिर्फ राजकुमार कहलाए जाएंगे। हु आर यू? ओके, अब समझ रहे हो ना क्लास? इससे आम जनता में लगा कि ये फिरंगी कौन होते हैं। ओके, दैट्स व्हाई नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ेंगे तो हम इंडियंस क्वेश्चन करते थे, भाई व्हाई यू पीपल आर रूलिंग अस, हम पे रूल क्यों कर रहे हो, हमने तुमसे कोई कर्जा नहीं लिया, ओके, तुम्हारी जमीन कब्जाई नहीं, तुम हम पे क्यों रूल कर रहे हो? तो उनका आंसर आता था, वी आर हेयर टू सिविलाइज यू, हम यहाँ तुम्हें हाँ हम तुम्हें यहाँ सभ्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट मैन्स बर्डन कहते थे कि हम यूरोपियंस, हम गोरे लोगों को भगवान ने बोझ दिया है, जाके इन काले कलूटो लोगों को सिविलाइज करो। ओके ओके, नेक्स्ट लिखिए क्लास। So please repeat last line. आई एम रिपीटिंग। 1856. In later, Canning also announced in 1856 that successor of Bahadur Shah were to be known only as prince, not as kings. Next, grievance of sepoys. Third point, grievance of sepoys. Grievance of sepoys. SEPOYS, sepoys. Grievance of sepoys. ओके, देखो क्लास, भाई पहले क्या होता था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में थोड़ा बहुत एरिया, मतलब आपके 1757 के बाद बैटल ऑफ प्लासी, तो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी यहां थी, फिर मद्रास के साइड यहां थी, और फिर बॉम्बे के साइड यहां थी। ठीक है, बॉम्बे के साथ ये तीन जगह आपके ईस्ट इंडिया कंपनी की थी प्रेसिडेंसी, जैसे प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता, प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास और प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। पूरा भारत कब्जे में नहीं था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही कहाँ रिक्रूट होते थे, मोस्टली इंडियंस ही रिक्रूट होते थे, और जहां से मैंने कहा था ना, मोस्टली इस बेल्ट से रिक्रूट होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही, मोस्टली गंगेटिक बेल्ट से रिक्रूट होते थे, अपर कास्ट, मोस्टली अपर कास्ट वो होते थे। उसी के बाद तो 1847 के बाद उन्होंने कहा अलग अलग कास्ट के रखो, ताकि कास्ट वर्सेस कास्ट कराया जाए, तभी तो उन्होंने महार रेजिमेंट खड़ी की। ओके, कास्ट वर्सेस कास्ट कराया जाए। मोस्टली पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही मोस्टली अपर कास्ट होते थे। ओके, तो और उनमें से ब्राह्मण्स ज्यादा। तो अब जब सिपाही को सपोज बंगाल की जो नेटिव आर्मी है उसे पंजाब में अटैक करना है, तो इसके जो सिपाही होंगे उन्हें यहां मार्च करना पड़ेगा। या अफगान वॉर जो लड़ाई गई, ऑकलैंड के समय में अफगान वॉर लड़ाई गई, तो ब्रिटिश फौजों को अफगानिस्तान अटैक करना पड़ा। तो तब पूरा इंडिया ब्रिटिश के अंडर में नहीं था, तो सिपाहियों को लालच दिया जाता था, दे विल गिवन भत्ता, नाम सुनो का, वेतन भत्ते, भत्ते मतलब अलाउंसेस, भत्ता का मतलब इंग्लिश शब्द का अर्थ होता है अलाउंसेस, वेतन का मतलब होता है सैलरी, और भत्ते का मतलब होता है अलाउंसेस। आप भी अगर आप मतलब पैरामिलिट्री या मिलिट्री में जाओगे या पुलिस में जाओगे, ओके, तो आपको कई सारे भत्ते मिलते हैं। पैरामिलिट्री में जाओगे, हाइट अलाउंस भी मिलता है, जितना ज्यादा हाइट पे आपकी पोस्टिंग होगी ना, एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। ओके, तो भत्ता। तो अब भाई एक बंगाल का नेटिव आर्मी का बंदा सिंध में ऑपरेशन करने जा रहा है, क्योंकि सिंध तब भारत का नहीं था, भारत का ब्रिटिश एरिया में नहीं था, तो उसे भत्ता मिलता था। पर इधर का नेटिव इन्फेंट्री का बंदा अफगानिस्तान में काम लड़ाने जा रहा है, तो उसे भत्ता मिलता था। फिर सिचुएशन तब चेंज हो गई जब ब्रिटिश ने करीब करीब ओवरऑल इंडिया पे कब्जा कर लिया। फिर जब सिपाहियों को यह कहा गया कि तुम्हें यहां जाना उधर जाना है, उन्होंने कहा पहले भत्ता लाओ। तो ब्रिटिश ने कहा काहे का भत्ता, अब तो ये हमारा इंडिया ही है, मतलब तो ये पूरी कंट्री हमारे अंडर में है, अपने ही कंट्री में मूव करने का क्या भत्ता। तो सिपाही, ग्रीवियंसेस ऑफ सिपाही, समझ में आया भत्ता। तो सिपाही ने कहा ये तो गलत है यार। फिर भारत में, यहां आप देखोगे भारत में
कास्ट कल्चर, कास्ट कल्चर, ये छोटा सा आपको उदाहरण बता दें। अफगानिस्तान में जब इंडियन सिपाहीज लड़ने गए तो हमारे यही यही मैं आपको बता रहा हूँ, जब लेट मिडिवल पीरियड में जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे या यूरोपियन कंपनी इंडिया में आ रही थी, उस समय इंडियन सोसाइटी शोड अ डिकेंडेंट पिक्चर। इंडियन सोसाइटी एक नेगेटिव पिक्चर दिखा रही थी, नेगेटिव पिक्चर दिखा रही थी, हर चीज में रूढ़िवादिता। इस हिंदी लाइन का मतलब समझे ना, डॉगमेटिज्म। द डॉगमेटिज्म was visible in almost every sphere of life. डॉगमेटिज्म समझते हो ना, बिल्ली रास्ता काट गई, ओ भाई रुक जाते हैं, ओके ओके, इस तरीके, ये डॉगमेटिज्म ही हुआ है। अब मुझे नहीं मालूम है ये, पर मैं एक चीज बता रहा हूँ डॉगमेटिज्म क्या होता है। ओके, तो डॉगमेटिज्म, अब हमारे यहाँ कुछ पुराणों में कहा गया है कि जहां मुंज घास नहीं होती वहां नहीं जाना चाहिए, पुराणों में कहा गया, वेद में नहीं कहा गया, पुराणों में कहा गया। मुंज घास, एक घास होती मुंज घास, ओके, जहां नहीं होती है वहां नहीं जाएंगे, और अगर आप जाएंगे तो आप अपनी जाति खो देंगे। दूसरा भी कहा गया है कि समुद्र का सफर नहीं करना चाहिए, तो समुद्र है, हाँ एंग्लो बर्मी, समुद्र का सफर नहीं करना चाहिए, अगर समुद्र का सफर कहेंगे तो आप अपनी जात खो देंगे। तो अब अंग्रेजों ने, जैसे इन्होंने कहा एंग्लो बर्मी, अब बर्मा यहां पे था, ब्रिटिश ने यहां से सेवाएं अपनी यहां से यहां भेजी, मद्रास से नेटिव इन्फेंट्री यहां भेजी, बंगाल से नेटिव इन्फेंट्री यहां भेजी समुद्र के रास्ते। ये सिपाही जब घर गए ना, तो इनके घर वालों ने सिपाहियों को गांव में नहीं घुसने दिया कि तुमने अपनी जाति खो दी है। हमारे लिए आप सोचो, इंडियंस के लिए आज कारों के पीछे गुज्जर, जाट, ब्राह्मण, ब्राह्मण भी लिखने लग गए हैं, ब्राह्मण, ओके, ठाकुर, आज भी होता है, मतलब आपने देखा होगा ना, लिखते कैसे बड़े हाईलाइट करके लिखते हैं हम लोग, ओके। तो सोचो तब क्या होता होगा 70। सिख गुरु ने ऐसे ही लंगर नहीं चलाया था गाइस। विवेकानंद जी ने एक लाइन बोली थी, एक लाइन कोट कर रहा हूं, कि इंडियंस का जो दिमाग है ना वो बिल्कुल कास्ट से भरा पड़ा है, कास्ट से भरा पड़ा, ओके। इंडियंस का दिमाग, हम लोग कास्टिज्म का, और जब ब्रिटिश ने इंडियन सिपाहीज को बर्मा भेजा, या ब्रिटिश ने इंडियन सिपाहीज को अफगानिस्तान भेजा लड़ने के लिए, तो जो बेचारे लौट करके आए उनको गांव में नहीं घुसने दिया। उन्होंने कहा अब तुम रहे नहीं, अब गांव में घुस ही नहीं सकते, तुमने अपनी जाति खो दी है, और वो बेचारे कहां जाए, ओके। और उन्होंने अपने इस कंडीशन के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल माना? ब्रिटिश को। समझ पा रहे हो? पहला था भत्ता, ओके, और इस कानून को क्या कहा गया? हिस्ट्री। सॉरी यार, संदीप ने मेरे को बता दिया, मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ओके। मेरे को मत दोष देना, संदीप को फोन करना यार तुमने सर को क्यों बताया कि उस, एक्चुअली संदीप ने मेरे से आपकी हिस्ट्री की तारीफ करा था, सर पता नहीं कहाँ से पढ़ता है, ओके, और अपने सोर्सेज भी रिवील नहीं करता, ओके। तो कौन सा कानून था? कैनिंग कौन सा कानून लेके आता? एनीबॉडी इन द क्लास? जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट। जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट पढ़ा था ना, ये तो एनसीईआरटी में दे रखा है। जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट में ये कानून ये कहा गया था कि किसी भी सिपाही को कहीं भी भेजा जा सकता है, उसके लिए वो मना नहीं करेगा। आज भी आप पुलिस या आर्मी या पैरामिलिट्री की सर्विस करेंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस करेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया कहीं भेज सकती है, आप मना नहीं कर सकते। मेरा ही एक स्टूडेंट है, इस समय वो बैंक मैनेजर है, उन्हें वो काफी देर उत्तराखंड में रहे, फिर वो मेरठ गए और अचानक बिहार ट्रांसफर कर दिया गया। कहता सर कहाँ फेंक दिया सर, मतलब अब सोचो जो नेटिव उत्तराखंड का हो, मेरठ तो फिर भी थोड़ा बहुत पास में ही है, अब बिहार फेंक दिया गया। मना नहीं कर सकते, इफ यू आर इन द गवर्नमेंट जॉब यू कांट से नो, कारण बताओ नोटिस हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे ठीक है आप नहीं कर सकते, कोई और आ जाएगा आपकी जगह, आप छोड़िए नौकरी, ओके। तो सिपाहियों के ग्रीवेंसेस क्या थे? पहला भत्ता नहीं मिलना। रीजन समझ के भत्ता क्यों नहीं दे रहे थे? जब पहले भत्ता देते थे तो वो एरिया शामिल ही नहीं था भारत में, फिर जब ब्रिटिश का एरिया शामिल, पूरा इंडिया कब्जा हो गया, तो सिंपल बात है अपने ही देश में मूव करने के लिए एक्स्ट्रा भत्ता क्यों देना? ब्रिटिश ने भत्ता देना बंद कर दिया। सिपाहियों ने कहा ये तो बात गलत है यार, पहले तुम भत्ता देते थे, भत्ता ही नहीं दे रहे हो। समझ में आ गया ना क्लास? ग्रीवेंसेस ऑफ सिपाही। डिस्क्रिमिनेशन इन पेमेंट, ये भी था, डिस्क्रिमिनेशन इन पेमेंट एंड प्रमोशन। डिस्क्रिमिनेशन इन पेमेंट एंड प्रमोशन, मुझे मालूम है डिस्क्रिमिनेशन भी दिक्कत होगी,
ओके, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, इसी में है बेटा डिस्क्रिमिनेशन। नहीं, ग्रीवियंसेस में उसी में पॉइंट है, डिस्क्रिमिनेशन इन पेमेंट एंड प्रमोशन। अंग्रेजों गोरों लोगों को, मतलब फिरंगियों को जल्दी प्रमोशन मिल जाता था, और जो इंडियंस होते थे वो सूबेदार से ऊपर बढ़ नहीं सकते थे। आप कितने से बड़ी लड़ाई हो, आप सूबेदार ही रहेंगे, सूबेदार के ऊपर नहीं बढ़ सकते थे। और ब्रिटिश का जो नया था, वो तुरंत एक रिक्रूट होता था, वो तुरंत सिपाही होता था, सूबेदार, सूबेदार के बाद लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट का कैप्टन, और वो ऐसे बढ़ता चला जाता था। फिर उनकी सैलरी, ब्रिटिश की सैलरी ट्रिपल और करके एक तरह क्वाड्रपल होती थी इंडियंस की सैलरी के। इंडियंस को एक तरीके से समझ लीजिए, अगर आज की भाषा में बोले, मूंगफली पकड़ाई जाती थी और ब्रिटिश काजू बादाम खाते थे। फैक्ट, मतलब ये मैं बिल्कुल बता रहा हूं, इंडियंस को लिटरली। तो डिस्क्रिमिनेशन था ही था। सिपाही को भाई सिंपल बात है, जब लड़ाई हो रही है तो गोली तो यार इंडियंस भी तो खा रहे हैं, तो उनको कम सैलरी क्यों मिल रही है? ओके, ये डिस्क्रिमिनेशन था। ओके, लिख लीजिए, वैसे क्लास का ना, ये डिस्क्रिमिनेशन आज भी है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मिलिट्री हो, और चाहे वो पैरामिलिट्री हो। जो आईपीएस होते हैं उनको उनको बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं, और जो कमीशन सर्विसेज होती है, इसलिए कहते हैं ना क्लास, बनो तो सर कमीशन सर्विस बनो सीधे। ओके, मतलब शुरुआत की कमीशन सर्विस अभी के रेट, अभी के बता रहा हूँ, अभी का जो बता रहा हूँ, शुरुआत की जो आप एंट्री करोगे ना कमीशन सर्विस पे, जो पहली सैलरी होगी 1 लाख पर मंथ। अभी के समय में, अभी भी हो सकता है आप 2-3 साल बाद में कहा तो और भी डीए बढ़ जाएगा, 1 लाख पर मंथ, एक मंथ की 1 लाख है। हाँ, रेस से रिलेटेड नहीं है, पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि एक आप सिपाही को उतना ज्यादा कंपेयर, बहुत ही कंपेयर करेंगे। मेहनत कौन कर रहा है? सिपाही। हाँ ठीक है, मानते हैं ब्रेन का है, ब्रेन के हमेशा मार्केट में ब्रेन के जो वो है वैल्यू, वो ज्यादा रहेगी। जो कमीशन अफसर्स होते हैं वो बंद कमरों में, एसी के कमरों में सारी रणनीतियां बनाते हैं। ओके, नहीं देखो ऐसा नहीं कहते, पर कहने का मतलब ये, जैसे दूसरा, ये मैंने एक शो चलता था, इफ यू रिमेम्बर, सत्यमेव जयते ऑफ आमिर खान, उसने साफ बोला था कि ब्रिटेन का जो पुलिस एंट्री है ना, वहां पे जो हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट बनता है, वो सिपाही से ही हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट बनता है। भारत में ब्रिटिश ने इस तरीके से सिस्टम लाया है कि एंट्री मल्टीपल लेवल पे होती है, एक सिपाही लेवल पे होती है, फिर एक एसआई लेवल पे होती है, फिर एक पीसीएस लेवल पे होती है, और एक आईपीएस लेवल पे होती है। 4 लेवल एंट्री के हैं। सिपाही तो बेचारा कभी, सिपाही एसआई बन जाए वही बहुत है, सिपाही सब इंस्पेक्टर बन जाए वही बहुत है, आईपीएस ही डीजी बनते हैं, पीपीएस प्रोविंशियल पुलिस सर्विस वाले भी डीजी नहीं बनते, वो भी मैक्सिमम, अगर आप बहुत यंग एज में पीपीएस निकाल लोगे, जैसा अनुषा पटोला ने निकाल लिया, तो अगर ये इसी सर्विस में रहती है, ये मैक्सिमम एडीजी बन सकती, वो भी शायद मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, मैक्सिमम आईजी बन सकती है, आईजी के ऊपर नहीं, आईजी के ऊपर नहीं बन सकती, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, वो क्योंकि इसके ऊपर सारी पोस्टें किसके लिए रिजर्व है? आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज। जैसे अगर आप पीसीएस निकाल लिया, जल्द बहुत कम एज में एसडीएम बन गए, अपर्णा ढोंडियाल, ओके, तो आप एसडीएम के बाद एडीएम, एडीएम के बाद डीएम, 12-15 साल में आप डीएम बन जाएंगे, डीएम बन जाएंगे, आईएएस लग जाएगा, मैक्सिमम आप किस अंडर सेक्रेटरी, मैक्सिमम आप सेक्रेटरी, बट नेवर चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी किसके लिए रिजर्व्ड है? आईएएस का। तो सर डिस्क्रिमिनेशन है, तभी मैं आप लोगों से कर रहा हूं, जिनके पास अटेम्प्ट है ना बेटा, एक बार इस सर्विस में आज सपोज पीसीएस कलेक्ट कर लिया, तो फिर सोचोगे यार इससे बेटर थोड़ी मेहनत, जो कल आप मेरे से कर थोड़ी मेहनत और कर लेते, शायद यूपीएससी क्लियर कर देते। ओके, तो डिस्क्रिमिनेशन आज भी मौजूद है, पर जैसे आपने बोला कोनार्क ने, उस समय डिस्क्रिमिनेशन आपके क्रीड पे बेस्ड था, कि हम ब्रिटिश हैं तो हमें मतलब बर्थ राइट है कि हमें ज्यादा सैलरी मिलेगी। इंडियंस को मतलब वो डाउनग्रेड करके देखते थे इंडियंस को। समझ में आ गया क्लास? तो डिस्क्रिमिनेशन इन पेमेंट एंड प्रमोशन, कॉमा, मिसट्रीटमेंट ऑफ सिपॉइज बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स,
mistreatment of sepoys by British officials. Mistreatment of sepoys by British officials. The picture is in front of you. ब्रिटिश रूल की पिक्चर है. ओके मतलब वो सिपाहीज को एक तरीके से अपना बटलर, पर्सनल बटलर समझते थे. ओके इंडियंस, उसके सिपाहीज मोस्टली इंडियंस ही होते थे, वो पर्सनल बटलर समझते थे. मिस्ट्रीटमेंट ऑफ सिपाहीज बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, कॉमा refusal of British to pay foreign service allowance. Refusal of British to pay foreign service allowance. Refusal of British to pay foreign service allowance. ALLOWANCE allowance. That is bhatta. While fighting in remote regions. While fighting in remote regions like Punjab or Sindh, Burma and Afghanistan. While fighting in remote regions like Punjab, Sindh, Burma, Afghanistan. Comma, religious objection of high caste Hindu sepoys. Religious objection of high caste Hindu sepoys. High caste Hindu sepoys to Lord Canning, General Enlistment Act. Lord Canning, General Enlistment Act. General plus एक सर्विस है, General Service Enlistment Act. General Service Enlistment Act 1856. Ordering all recruits to be ready for service. Ordering all recruits to be ready for service. Both within and outside India. To be ready for service. Both within and outside India. Within and outside India. Which include sea journeys. और हिंदू के लिए मतलब रूढ़िवादी हिंदू के लिए, रूढ़िवादी हिंदू समझते हैं मतलब भाई उस समय इतना ज्यादा आपका एजुकेशन थी नहीं, तो जो सुनते आए थे तो वही सुनते आ रहे हैं. आज सोच लो अगर ऐसा ना हो तो कोई इंडियन बाहर ही ना जाए. हमारे हाई डिग्नेटरीज इंक्लूडिंग हमारे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री महोदय खुद ही आपके फॉरेन लैंड पे जाते हैं. तो जो पुराण में कही गई उसको बात पे हम कहा कि वहां नहीं जाना जहां मुंज घास होती है. अगर मुंज घास के एरिया में जाए तो कास्ट लूज कर दोगे, समुद्र के एरिया से गए तो भी कास्ट लूज कर दोगे. और लोग सिपाहियों पे, उनकी फैमिलीज अत्याचार करती थी, वो घर में नहीं घुसने देती थी. जब आप कास्ट लूज कर गए यू हैव नो आइडेंटिटी. और भारत में हम इंडियन्स, वी ऑल नो दैट्स व्हाई मैं कई बार कमेंट करता हूं कि हम गाड़ियों तक पे तो अपनी कास्ट लिख देते हैं. ओके हम इंडियंस कास्ट के प्रति बिल्कुल वी आर मैड. ओके वी लिटरली, आपको मानना पड़ेगा, वी इंडियंस, और ये चीज को हमें सुधारना पड़ेगा. जब तक आप इस चीज को नहीं करोगे ना, आप यहाँ कास्ट चिल्लाते हो, अमेरिका में चिल्लाओगे जब वहां जाओगे? वहां कहाँ चिल्लाते हो यार? कास्ट है वो सर, वो टॉपिक ही नहीं समझे, वो अलग चीज है. कास्ट, जो वेजिटेरियन है ना उनके लिए गुजारा करना अमेरिका में बहुत मुश्किल है. बस चीज पिज्जा खाते रहो या सिर्फ वेज सैलेड खाते रहो. वहां साउथ कोरिया चले जाओ, वहां पे तो बस वही चीज पिज्जा, सिर्फ चीज पिज्जा. वहां सब जगह नॉन वेज ही मिलता है, वेजिटेरियन करते रहो. कास्ट मैं ये चीज नहीं कह रहा हूं, मैं एक चीज बता रहा हूं, फैक्ट है भैया. आप इंडिया में ही कास्ट करो, बाहर तो कहेंगे आज क्या है, आज है जो एरिया है ग्लोबलाइजेशन का. अगर आप एक चीज पे अड़े रहोगे
तो वो चीज आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। ओके, क्लियर है गाइस? ओके, लिखे क्लास। अब कुछ अफवाहें भी चलती थी उस समय। एक अफवाह थी, ये अंग्रेजी, ये फिरंगी लोग, क्रिश्चियन मिशनरीज ने, डलहौजी ने बढ़ावा दिया था, क्रिश्चियन मिशनरीज को बढ़ावा दिया था, तो उन्होंने कहा ये हमारा धर्म भ्रष्ट करते हैं, और जो आटा हमें कंपनी से मिलता है, मतलब जो आटा, उस हाँ उसमें हड्डी का चूरा, गाय की हड्डी का चूरा मिला देते हैं, जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और हम हिंदू नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे एरिया में, देखो क्लास बता रहा हूं, देखो ये चीज, encouragement given to Christian missionaries by British army officers. नहीं, अरे सर लास्ट पॉइंट करना, ये सिपाही की ग्रीवेंसेस है। Encouragement given to Christian missionaries by British army officers because of these grievances by British army officers, because of these grievances Indian sepoys rose in revolt. Indian sepoys rose in revolt even prior to 1857. Indian sepoys rose in revolt even prior to 1857. Indian sepoys rose in revolt even prior to 1857. मैं आपको प्रीवियस म्यूटनी लिखा चुका हूं, इफ यू रिमेंबर, सारी वेल्लोर म्यूटनी से लेकर सारे म्यूटनी लिखा चुका हूं। ओके, 1857, बट दे वर ऑल वर क्रश्ड बाय ब्रिटिश, but they all were crushed by British with terrible violence. They all were crushed by British with terrible violence. Okay, अभी खत्म नहीं हुए, कल हम इसके आगे चीज उठाएंगे क्लास। क्लियर है क्लास? ओके, तो कल कॉजेस खत्म होगा, कल आपका 1857 मोस्टली खत्म हो जाएगा, बट 1857 रिवोल्ट के साथ अदर पीसेंट रिवोल्ट भी है, ट्राइबल रिवोल्ट भी है, वो करेंगे। वो फिलहाल कल वेडनेसडे है ना, अगले मंडे ट्यूसडे में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा थोड़ा ना, 6-7 लेक्चर का। कल आपका 1857 खत्म हो जाएगा, बट हम इसके साथ अदर पीसेंट रिवोल्ट भी देखेंगे। जो अदर पीसेंट रिवोल्ट है वो प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, पीसेंट रिवोल्ट्स। ओके, तो वो हम मान के चले अगले ट्यूसडे तक, मतलब अगले वीक तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल मूव ओवर टू रेनेसां मतलब पुनर्जागरण। ओके, रेनेसां मतलब राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। क्लियर है गाइस? ओके, ठीक है, तो वी विल within 2 to 3 minutes I am starting with Indian polity, second lecture Supreme Court. Okay, clear guys? Okay, thank you, thanks a lot. कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट।